बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 27 में हम डिस्कशन करेंगे बायनोमियल थ्योरम पर और इसके साथ साथ मैथमेटिकल इंडक्शन पर। तो चलें आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है और इस स्टेटमेंट में ये क्लेम किया जा रहा है कि तमाम नेचुरल नंबर्स पुट करने के बाद ये स्टेटमेंट जो आंसर देती है वो प्राइम नंबर्स है। तो ऐसा करना है कि हम इसको चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं। अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो नोट कीजिए 1 पुट करके इसका आंसर 41 आता है, तो 41 इज अ प्राइम नंबर। अब आप n की जगह 2 पुट कीजिए, तो जब आप 2 पुट करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 - 2 + 41, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आता है 43। तो 43 इज एन अदर प्राइम नंबर। एक और अटेम्प्ट करते हैं और अब की बार इसमें 10 पुट करते हैं। 10 पुट करने के बाद इसका आंसर आया 10² - 10 + 41 विच आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गिव्स 100 - 10 90, और 90 को इसमें प्लस करें तो 131। 131 इज अनदर प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसकी स्टेटमेंट ठीक है। इस स्टेटमेंट में जब भी हम कोई नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर प्राइम नंबर आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको पुट करने से इसका आंसर प्राइम नहीं आता, और वो नंबर है 41। जब आप इसमें 41 पुट करेंगे तो नोट कीजिए ये बनेगा 41² - 41 + 41। ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे और आप जानते हैं कि 41² का जो भी आंसर होगा वो 41 पे भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई और इस स्टेटमेंट में हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो स्टेटमेंट को फेल कर है। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैनुअली तमाम नेचुरल नंबर्स पुट करके चेक करें कि कहाँ वो सेटिस्फाई हो रहा है या कहाँ नहीं हो रहा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसी टेक्निक है जो हमारी हेल्प करती है ये फाइंड करने के लिए कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी किस तरह से इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। इसके 2 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कीजिए, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है जिसे हमें चेक करना है वो P ऑफ n है और कह रहा है कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए चेक कीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैथमेटिकल इंडक्शन में बजाय ये करने के कि हम बारी बारी सारे नेचुरल नंबर पुट करें, हम ये 2 स्टेप्स परफॉर्म करते हुए चेक कर लेते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेप नंबर 1 क्या बनता है कि जब हम P की जगह 1 पुट करते हैं, यानी कि जब n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद P ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस सारी स्टेटमेंट में सपोज कर लेते हैं कि n = k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब ये कि हम मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है और ये मानते हुए साबित करते हैं कि अगर वो k के लिए भी ट्रू है तो फिर वो k + 1 के लिए भी ट्रू होगी। यानी कि ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट फॉर n = k implies its truth for n = k + 1। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो इससे रिजल्ट ये बनता है कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टेटमेंट है वो तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक लेंथी प्रोसीजर है और हम एंटी टेस्ट के साथ डील कर रहे हैं। तो एंटी टेस्ट में स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए कि वो सही है या गलत है, हम कंप्लीट मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर और प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ हम सवालों को ट्रिकीली हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आगे 1-2 एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट क्लेम की जा रही है। ये स्टेटमेंट क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि n नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5 अप टू 2n - 1 तक। इसका सम किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि चारों में से किसके बराबर इसका सम आता है। एक मेथड तो ये है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड अप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालें कि क्या वो किसी पर्टिकुलर आंसर के बराबर आता है कि नहीं आता। दूसरा मेथड जो मैंने आपको अभी बताया कि एंटी टेस्ट में हम वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अब वेरिफिकेशन करनी कैसे है? गौर कीजिए, आपकी 8.1 एक्सरसाइज में ऐसे बेशुमार सवाल हैं जिसमें आपको सीरीज दी हुई हैं और आपको तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए इन सीरीज को वेरीफाई करना है। इन तमाम सवालों को अटेम्प्ट करने का एक ही मेथड होगा कि आप n की जगह कुछ डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उसको वेरीफाई करेंगे।
मैं अब आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि वेरिफिकेशन आपने करनी कैसे है। उसके लिए आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है और सीरीज के 4 पॉसिबल आंसर लिखे हुए हैं। अब हम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? ये जो सीरीज लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये पहले n नेचुरल नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है, तभी इसको हम यूजुअली लिखते हैं Sn। ये पार्शियल सम होता है। पार्शियल सम में जब आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्म्स का सम। जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उसका मतलब होगा पहली 3 टर्म्स का सम। अब हम करने लगे हैं इसकी वेरिफिकेशन। देखिए, जब आप इस सीरीज में जो कि Sn को रिप्रेजेंट कर रही है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो S1 का मतलब होगा पहली टर्म तक का सम, जो एग्जैक्टली पहली टर्म के बराबर है, तो आंसर आया 1। अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में 1 पुट करके 1 आंसर किस किस का आता है। जब आप इसमें 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 नहीं आ रहा, इसमें 1 पुट कीजिए, इसका आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह से यहां 1 पुट करके भी आंसर 1 आ रहा है और यहां 1 पुट करके आंसर 1 नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, तो क्योंकि आपने देखा कि n की जगह 1 पुट किया तो 2 ऑप्शन जो कि गलत थी वो हमें पता चल गई। अब इन 2 ऑप्शन में टाई है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल ट्राई विद n इक्वल टू 2। जो सही रिजल्ट होगा वो n की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अब हम n की जगह 2 पुट करते हैं। n की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब है S2, मतलब ये कि इस सीरीज की पहली 2 टर्म्स, तो पहली 2 टर्म्स का सम आप नोट कीजिए 4 आ रहा है। तो इनमें से किस में 2 पुट करके आंसर 4 आएगा? इसमें अगर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर 4 आता है, इसमें अगर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर 4 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन थी और हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया जो कि n स्क्वायर है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर वेरीफाई करते हैं n इक्वल टू 3 के लिए। क्या अगर आप n की जगह 3 पुट करते हैं तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है? n की जगह सीरीज में 3 पुट करने का मतलब है S3, यानी कि उसके पहली 3 टर्म्स का सम। इसकी पहली 3 टर्म्स को जमा कीजिए तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो लेफ्ट साइड का आंसर 9 आया। और करेक्ट आंसर में देखिए, जब आप n की जगह 3 पुट करते हैं तो वहां भी आपका आंसर 9 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सीरीज का सम अपने सम की वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फाइनलाइज करने लगे हैं कि जितने सारे सवाल हमारी बुक में गिवन है, जिसकी गिवन स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करते हैं इंडक्शन मेथड से, अब हम एंटी टेस्ट में क्या करेंगे कि इंडक्शन मेथड अप्लाई करने की बजाय डिफरेंट नेचुरल नंबर पुट करके उस सीरीज को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जनरल या एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। आमतौर पर ऐसा सवाल, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें n जो है वो 1 2 3 ऑनवर्ड नहीं होता बल्कि -3 या एग्जैक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वहां पर हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है। लेकिन बात फिर वही आती है, अगर हमें इस सवाल को एंटी टेस्ट में डील करना है तो हम सिर्फ जो भी उसने कंडीशन दी हुई है, वट एवर कंडीशन इज, चाहे वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो या n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, हमें जो पहला नंबर है वो पुट करके उसको वेरीफाई करना होगा। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट क्लेम की और लिखा हुआ है कि n क्यूब का आंसर ग्रेटर होता है 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है इन किन ऑप्शंस के लिए वो ट्रू है। पहली ऑप्शन में वो कहता है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बजाय अब हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन या उसकी एक्सटेंशन अप्लाई करें, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। हम चेक करते हैं कि क्या सी ऑप्शन सही है या गलत है। सी ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कह रहा है। अगर सी ऑप्शन में से मैं 5 पिक करता हूं तो 5 टाई हो जाएगा, इसलिए जो इसका लीस्ट नंबर है उस पर मुझे चेक करना है, तो मैं n की वैल्यू 3 पे चेक करूंगा। जब 3 पुट करते हैं तो यहाँ 27 आता है और 3 पुट करके स्टूडेंट्स आंसर 40 आएगा। क्योंकि 27 40 से बड़ा नहीं होता तो 3 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। सी ऑप्शन में जो क्लेम किया जा रहा है वो गलत है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन 4 के लिए। जब आप इसमें 4 पुट करते हैं तो 4⁻³ स्टूडेंट 64 हो जाएगा, और जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर इस 4 के साथ मिलकर 64 हो जाएगा, जो कि इस नंबर के ऐड होने की वजह से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ क्लेम किया जा रहा है नंबर छोटा होना चाहिए था। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन होगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 5 पे ट्राई करते हैं। जब आप 5 पुट करेंगे तो 5⁻³ 125 होता है, और जब आप यहाँ 5 पुट करके सॉल्व करते हैं तो देखिए कि 125 इज ग्रेटर देन 106। n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और यहां पर इंडक्शन से रेलिवेंट एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां भी हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए कि वो स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, हमें इंडक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
हम डायरेक्टली n की कुछ सूटेबल वैल्यूज पुट करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जब 3⁻² माइनस 2⁻²n को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव होंगे या ऑल इंटीजर्स होंगे या नन ऑफ दिस। तो हम कुछ सूटेबल नंबर्स पुट करके चेक कर लेते हैं और पहले नंबर से शुरू करते हैं। द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। जब आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2 पावर बनती है 3⁻² मीन्स 9। जब आप इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करते हैं तो 2⁻² बनती है मीन्स 4। तो 9 - 4 5, और अगर 5 को आप 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आया। यानी कि पहला ही आंसर 1 आया तो अगले आंसर ग्रेटर देन 1 आएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर पहले है छोटा नंबर बाद में है, तो ये मुमकिन नहीं कि इसके आंसर नेगेटिव में आए। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, और ये ऑप्शन भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं। हमारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आज का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है बायनोमियल थ्योरम। आपने देखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेशुमार सवाल जो हमारी बुक में दिए गए थे वो हमने इस स्टेटमेंट से कवर कर दिए कि हम वेरिफिकेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जब वो क्लेम करेगा तो हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि चारों पॉसिबल जो आंसर्स हैं उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब जब हम अगला मेथड स्टार्ट करने लगे हैं जिसको हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बायनोमियल्स का मतलब होता है 2, यानी ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी 2 टर्म्स हो। तो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा जाता है कि ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जिनकी 2 टर्म्स हैं उनको एक्सपेंड किस तरह से करना है। अगर आपके पास पावर 2 आती है जैसे a+b होल स्क्वायर, और पावर 3 आ जाए a+b होल क्यूब, तो ये फॉर्मूलाज में पहले ही आते हैं। हम इस वक्त ये सीखने लगे हैं कि अगर a+b की पावर 5 के साथ डील करना हो या a+b की पावर 10 के साथ डील करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे और फिर इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बायनोमियल थ्योरम जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें विद इन द ब्रैकेट 2 टर्म्स होंगी क्योंकि हम बायनोमियल कह रहे हैं, और वो इन जनरल पॉलिनोमियल होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि हम ऐसे बायनोमियल को एक्सपेंड करने जा रहे हैं जिसकी पहली टर्म a है और उसकी दूसरी टर्म x है, और जो इंडेक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो पावर अप्लाई कर रहे हैं वो n है। n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और ये जब आप पावर अप्लाई करते हैं तो ये थ्योरम क्लेम करता है कि हमारा आंसर ये आएगा। ये आंसर कैसे लिखा गया, गौर कीजिए। यहां पर ये जो राउंड के अंदर NC0 लिखा हुआ है ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। n में से 0 सिलेक्शन यानी कि NC0, ये NC1 है और ये NC2 है। इनको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं, जिसको हम आगे प्रॉपर्टीज में मेंशन भी करेंगे। बहरहाल इसकी पहली टर्म कैसे जनरेट करनी है, NC0 जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम n है और सेकंड टर्म की पावर 0। इसके बाद NC1 a⁻n-1 x⁻1। कई मेथड्स हैं कि आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि जब भी आप कोई टर्म जनरेट कर रहे हैं और उसका आपने बायनोमियल कोएफिशिएंट लिख दिया है तो फर्स्ट टर्म की पावर में इनका डिफरेंस आ जाएगा और सेकंड टर्म की पावर में नीचे वाला नंबर आ जाएगा। बहरहाल इसको एक्सपेंड करते जाइए, ये इसकी जनरल टर्म लिखी हुई है। यही मेथडोलॉजी यहां भी अप्लाई कीजिए। देखिए NCR इसका बायनोमियल कोएफिशिएंट है, जब a की पावर लिखनी है तो इनको माइनस करके लिख दीजिए, और जब x की पावर लिखनी है तो नीचे वाला नंबर लिख दें। इसी तरह से जब आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो देखें आखिरी 2 टर्म्स बन जाएंगी। लास्ट टर्म में NCN आ जाएगा, a की पावर में इनका डिफरेंस लिखिए 0 और x की पावर में नीचे वाला नंबर लिख दें। तो इस तरह से आपने देखा कि a+x⁻n को एक्सपेंड किया जाता है और इसकी टर्म्स जनरेट की गई। इसको एक्सपेंड करने के बाद इसकी टर्म्स की नेचर क्या होगी, टर्म्स की तादाद क्या होगी, इनमें से इवन टर्म्स क्या होंगी, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज में। तो शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। एक दफा मैं पहले बता दूं कि जो हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया है इसको हम समेशन नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको समेशन की मदद से आप एक्सपेंड करेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज बनेगी। हो सकता है किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले की बजाय इसकी समेशन नोटेशन आ जाए, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, जब आप i की जगह 0 पुट करते हैं तो NC0 a⁻n x की पावर 0 ये पहली टर्म आ रही है, और जब आप लास्ट n पुट करेंगे तो आखिरी टर्म जनरेट हो जाएगी। अगर आपने इसको समेशन नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो जो जनरलाइज टर्म होती है उसमें समेशन अप्लाई कर दिया जाता है, यानी यहां भी अगर आप समेशन अप्लाई कर दें, समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n, तो आपके पास यही नोटेशन बन जाएगी। बहरहाल अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम में
पहली बात हमें यह बताई जा रही है कि जब हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो जो पावर होगी उसको हम इंडेक्स का नाम देंगे। बायनोमियल की जो पावर होती है जिसके इस्तेमाल से हमने उसको एक्सपेंड करना होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इसके बाद हमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ एक्सपेंडेड टर्म्स n+1 होंगी। मतलब ये कि अगर पावर n हो तो जो टर्म्स एक्सपेंड होती हैं स्टूडेंट्स वो एक ज्यादा होती है। अगर आपको a + b की पावर 5 एक्सपेंड करनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगी। अगली प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है एक्सपोनेंट्स ऑफ a डिक्रीजेस फ्रॉम इंडेक्स टू 0। आप नोट कीजिए इस एक्सपेंशन में a के एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर ये पावर कम होनी शुरू हुई और कम होते हुए a की पावर 1 और फिर लास्ट में 0 हो गई। तो यही इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि a की पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है। और इसी तरह से जो सेकंड टर्म x है इसकी पावर इंक्रीज होती है, पहले मिनिमम होती है फिर 1 2 होकर मैक्सिमम हो जाती है n। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच टर्म इज n। देखिए इसकी सेकंड टर्म पे गौर कीजिए, इसकी दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स का सम कीजिए, 1 - 1 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर n आया। यहां भी ये चीज नोट कीजिए, अगर आप पावर्स को जमा करेंगे तो आंसर क्या आया n, और अगर यहां भी आप पावर्स को जमा करेंगे तो आंसर n आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जब आप बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं तो जितनी टर्म्स जनरेट होती हैं तमाम टर्म्स में जो वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, जो एक्सप्रेशन अपीयर हो रहे हैं, उनके पावर का सम इंडेक्स के बराबर होगा। देखिए हम एंटी टेस्ट में इस प्रॉपर्टी को भी एज अ ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं कि मुझे यह बताइए कि NC(r-7) a⁻n-r और इसके बाद x की पावर में मैं लिख देता हूं r+3, ये इसकी कितनी टर्म है। आप फौरन चेक करेंगे कि अगर इसकी पावर्स को आप जमा कर दें तो जमा करने के बाद आंसर आता है n+3। तो ये हो ही नहीं सकता ये इसकी टर्म हो, क्योंकि अगर ये इसकी टर्म होती तो इनकी पावर्स का सम इंडेक्स n के बराबर आना चाहिए। तो आपने देखा कि हमने फौरन जज कर लिया कि इसकी टर्म ही नहीं होगी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां कहा जा रहा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल टर्म्स इज n² + n। तमाम टर्म्स के एक्सपोनेंट्स को जमा कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है n² + n। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। जैसे कि अभी हमने क्लेम किया कि इसका सम n आना है, इसकी पावर्स का सम भी n आना है, तो इसका मतलब है कि n + n होता जाएगा और कितनी दफा होगा, जितनी ये टर्म्स हैं। हमने कहा कि अगर पावर n होती है तो टर्म्स n+1 आती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि n+1 टाइम्स ये जमा होगा। तो खुद ही देखिए n को जब n+1 टाइम्स जमा करते हैं तो n × n+1 आता है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका आंसर n² + n बनेगा। बहरहाल अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने जिसमें उसने कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और वो पूछे कि इसकी जितनी टर्म्स बन रही हैं उनकी एक्सपोनेंट्स का सम क्या बनेगा, तो आप डायरेक्ट यहां पर n की वैल्यू पुट करके आंसर बता सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां वो कहता है कि जो बायनोमियल है जिसको आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं उसमें जो दोनों टर्म्स हैं उसके साथ कोई इंटीजर्स अपीयर हो रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इफ l, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, तो इसके कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो बराबर होगा l + m⁻n। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 2 - 5x⁻3। तो हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, हम l और m यानी कि 2 - 5 करेंगे और डायरेक्ट पावर 3 ले लेंगे। तो ऐसा करने से 2 - 5 यानी कि इसका आंसर आ गया -3 -3 -27 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि मैं बार बार बात कर रहा था कि जब हमने बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया तो जो कोफिशिएंट्स बने उनको हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स की भी प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम टर्म्स की प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि इसके एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा या इसकी जनरलाइज्ड टर्म क्या होगी या समेशन नोटेशन क्या होगी। लेकिन अब हम पढ़ने लगे हैं कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जैसे कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं NC0, NC1, NC2 और अप टू सो ऑन NCn, ये तमाम बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स इन तमाम बायनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 2⁻n के बराबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अक्सर एंटी टेस्ट के सवालों में इससे रेलिवेंट सवाल पूछे जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 1 + x⁻5, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 6 टर्म्स आएंगी। इन 6 टर्म्स में बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी होंगे, उनको जमा कीजिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा।
बजाय ये करने के कि वो हम 6 बायनोमियल कोएफिशिएंट्स फाइंड करें और उनको जमा करें, हम डायरेक्ट 2⁵ कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स 5 था तो 2⁵ कहां से 32 आता है और यही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमें कहा जा रहा है 9th प्रॉपर्टी में, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2⁻n है और यहां वो कह रहा है कि इसकी समेशन नोटेशन ये इस्तेमाल हो सकती है। ये भी गौर कीजिए, तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम को हम समेशन नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका भी मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 2⁻n होगा। बहरहाल अगली प्रॉपर्टी आती है कि जो इवन कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनके नीचे 0, 2, 4 आ रहा है, तो इनको हम कहते हैं कि इनका जो सम होगा वो 2⁻n-1 के बराबर आता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो ऑड कोएफिशिएंट्स होते हैं इनका सम भी 2⁻n-1 के बराबर आता है। लास्ट में जब मैं आपको पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा वहां मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि इवन कोएफिशिएंट्स और ऑड कोएफिशिएंट्स का आंसर जो है वो बराबर आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स आपने याद कर लिए, इसके आंसर्स को एनालाइज करें, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है, तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि इवन कोएफिशिएंट्स और ऑड कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो जरा समराइज करते हैं। हमने पढ़ा कि फॉर्मूले की एक्सपेंशन में NC0, NC1, NC2 ये सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर इन तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को जमा कर दिया जाए तो आंसर आता है 2⁻n। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर इनमें सिर्फ इवन को जमा किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 2⁻n-1 और ऑड को प्लस करके आंसर 2⁻n-1 आएगा। एक सवाल देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 + x 5 इसकी एक्सपेंशन में जो इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, तो आपने 2⁻n-1 का फॉर्मूला लगाना है। n की जगह 5 पुट कीजिए, 2⁻4 बनेगा और आप आंसर बताएंगे 16। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहा जा रहा है सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स 1 + 2x⁴। यहां सिर्फ तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का जिक्र हो रहा है, इवन ऑड का जिक्र नहीं हो रहा, तो हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो 2⁻4 होगा। 2⁻4 16 बनता है, तो हम कहेंगे इसके बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो 16 आ जाएगा। इसके बाद हम 12th प्रॉपर्टी में जाते हैं जिसमें हम इसकी जनरल टर्म डिस्कस करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ऐसे सारे सवाल जिसमें हम बायनोमियल थ्योरम की कंप्लीट एक्सपेंशन करने की बजाय सिर्फ टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक टर्म को, वहां हम जनरल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर वो हमसे कहता है कि बताइए कि इसकी एक्सपेंशन में चौथी टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमें जनरल टर्म आनी चाहिए। तो इस एक सवाल में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इसकी गिवन स्टेटमेंट में से, गिवन क्वेश्चन में से आपने जनरल टर्म कैसे निकालनी है और जनरल टर्म का इस्तेमाल करते हुए आप सवाल का जवाब कैसे देंगे। तो देखें एक सवाल यहां पे कहा जा रहा है 2x² - 3/x⁻10 और ये रही जनरल टर्म जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम उसके इस सवाल का जवाब देंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। अब आप ये देखिए, पहले जनरल टर्म को एनालाइज कीजिए। NCR आ रहा है तो a की पावर में इनका डिफरेंस लिख दीजिए n - r और x की पावर में नीचे वाला नंबर लिख दें। ये इसकी जनरल टर्म है और ये हमारा सवाल है जिसमें हम जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो क्वेश्चन को एक दफा फिर देख लीजिए। बायनोमियल थ्योरम लगाना है, पावर 10 है, 11 टर्म्स ओपन होंगी, उनमें से एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x² वाला कोएफिशिएंट आ रहा होगा, हमें वो कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करना है और ऐसा सब करने के लिए हम इस जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म हम r+1 टर्म को शो करते हैं। तो r+1 टर्म फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सारा डाटा इसमें पुट कर देना है। आपको r के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है और इसमें पुट कर देनी है। आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, पावर n 10 के बराबर है, a यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2x² के बराबर है और b x जो कि सेकंड टर्म थी वो -3/x के बराबर है। तो ये तीनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। देखें n की जगह 10 पुट करें तो 10CR आ जाएगा, a की जगह फर्स्ट टर्म पुट कीजिए तो देखिए 2x² आ गया और n की जगह 10 तो 10 - r और x की जगह सेकंड टर्म पुट करें -3/x और उसके बाद फिर आपने उसकी पावर लिख दी r। तो होना यह है कि r के अलावा n, a और x सारा डाटा आपने पुट करना है और पुट करने के बाद अगर ऊपर और नीचे कोई वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो उनको आपने सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे कि यहां देखें, इधर x की पावर 2 थी और यहां नीचे x की पावर r थी, इनको मैंने कंबाइन कर दिया। x की पावर बनती है 20 - 2r और ये x की पावर r मिलकर 3r बना देगी। तो मैंने x सारे कंबाइन कर दिए। अब जब हमने इसकी जनरल टर्म को
इस फॉर्म में लिख दिया, अब वो हमसे जो भी सवाल पूछेगा हम उसका आंसर कर सकते हैं। मैं एक दफा फिर समराइज कर दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर ये रहे हैं कि बायनोमियल थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स एक्सपेंड होती हैं, हम सारी टर्म्स एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने स्पेसिफिक टारगेट को इवैल्यूएट करेंगे। उसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने आपको ये बताया है कि जो भी डाटा गिवन होगा आप उसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन जिनमें ए, एक्स और एन है एक्सट्रैक्ट करें, जनरल फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आप यहां तक आ जाएंगे। अब हम उसके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर वो हमसे कहता है कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर वो हमें कहता है कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, इसकी चौथी टर्म क्या होगी, इसकी वो टर्म कौन सी होगी जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा होगा या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ऐसे सारे सवालों के जवाब हम जनरल टर्म से दे सकते हैं। अब जो हम से सवाल पूछा गया पहले उसको आंसर करते हैं। उसने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा था, तो हमारी जनरल टर्म में एक्स की पावर ये आ रही है, क्योंकि उसने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा था तो इसकी पावर को हम 2 के बराबर पुट कर देते हैं। तो 20 - 3r को जब आप 2 के बराबर पुट करेंगे तो 3r की वैल्यू 18 आती है, r की वैल्यू 6 आ गई, तो r की वैल्यू 6 पुट करने से आपके पास जवाब आ जाएगा 10c6 2⁴, और यहां 6 पुट करेंगे तो -3⁶, और यहां 6 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा। लेकिन उसने पूछा था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये एक्सप्रेशन बन रहा है जो कि इसकी ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे पूछता कि मुझे बताएं कि जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो 11 टर्म्स आती हैं, उन 11 टर्म्स में से वो कौन सी टर्म होगी जिसमें एक्स नहीं आ रहा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फिर आप ये करते कि अगर एक्स नहीं आ रहा तो इसकी पावर 0 होनी चाहिए, तो 20 - 3r को आप 0 पुट कर दीजिए, 3r की वैल्यू 20 आ गई। तो आप देखेंगे जब आप r फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आ गया और r पॉइंट में नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है। अगर आपसे वो कहता है कि व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर -5, तो आप इसकी पावर को -5 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर देंगे। अगर वो मिडिल टर्म के बारे में पूछता है तो नेक्स्ट बोर्ड में हम उसके भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो भी आप जनरल टर्म का इस्तेमाल करते इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है वहां से भी प्रैक्टिस करें कि अगर आपको कोई बायनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो तो आप फौरन उसकी जनरलाइज्ड टर्म फाइंड कर सकें। आपने उस एक्सप्रेशन में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और पुट कर देना है जनरल टर्म में, और उसके बाद जो सवाल भी पूछा जाएगा इजीली आप उसके करेक्ट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें प्रॉपर्टी बताई जा रही है, the terms equidistant from beginning and end have same binomial coefficients। आप जानते हैं कि 5c0 का आंसर 1 होता है तो एंड पे 5c5 भी 1 होता है। अगर 5c1 का आंसर 5 होता है तो 5c4 का आंसर भी 5 होता है। इसी तरह से जब हम बायनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करते हैं तो जो एक्सपेंडेड टर्म्स होती हैं उसका पहला और आखिरी बायनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो सेम वैल्यू देते हैं। तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैव सेम वैल्यू ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन है द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, इसकी 11 टर्म्स आएंगी। अब वो पूछ रहा है कि विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि वो कौन सी है जो दोनों साइड्स पे सेम डिस्टेंस पर है और सेम वैल्यू बता रही है। स्टूडेंट्स, अगर पावर 10 है तो 11 टर्म्स ओपन होंगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूं। अगर पावर 4 हो तो 5 टर्म्स एक्सपेंड होती हैं, 1 2 3 4 5। तो जो मिडिल टर्म होगी वो डेफिनेटली दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंस होगी। तो मिडिल टर्म के लिए हम फॉर्मूला वैसे आगे भी पढ़े हैं, लेकिन इजीली पता चल रहा है कि इसमें जो 6 टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला हम आगे भी पढ़ने लगे हैं, वहां ये दोबारा एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला पढ़ने लगे थे वो फॉर्मूला ये है कि इफ n इज इवन, तो हमें ये फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन बताता है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। अगर n इवन है तो n/2 + 1 टर्म इज द मिडिल टर्म। अगर n ऑड है तो n + 1/2 और n + 3/2 ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जनरल टर्म फाइंड करने के बाद हमारा काम है वो पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना। अब हम ये सीख रहे हैं कि मिडिल टर्म का पता कैसे चलेगा कि कितनी टर्म मिडिल टर्म बन रही है। अगर हम पावर एक्सपेंड करते हैं और 15 टर्म्स बन रही हैं तो 15 में से कौन सी टर्म मिडिल होगी, क्या 8वीं टर्म मिडिल होगी या 7वीं टर्म मिडिल होगी, ये फाइंड करने के लिए हमने दो एक्सप्रेशन पढ़े। जैसे ऊपर वाले सवाल में
पावर 10 थी और हम जानना चाह रहे थे कि कौन सी टर्म इसकी मिडिल टर्म है, तो 10 इवन नंबर होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं। यहाँ आप 10 पुट करेंगे, 10/2 5 आता है, 5 + 1 6 होता है, तो तभी 6 टर्म इसकी मिडिल टर्म थी। अगर पावर ऑड हो, मसलन 1 + x⁻³ और वो पूछे इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो नोट कीजिए कि जब पावर 3 है तो टर्म्स एक्सपेंड होंगी 4। मैं फर्ज करें पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म ये है। अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? यहाँ 1 और 2 और 3 और 4 के मिड में तो कॉमा आ रहा है, तो हम दो टर्म्स को मिडिल टर्म्स कंसीडर करते हैं। यही वजह है कि n के ऑड होने की वजह से जब हम एक्सपेंड करके 4 टर्म्स फाइंड करते हैं तो 4 टर्म्स में से हमें 2 टर्म्स मिडिल लेनी पड़ती हैं। ये फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्सप्रेशन है 1 + x⁻11, इसकी मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? क्योंकि 11 ऑड है, ऑड आप यहां पुट करेंगे, 11 + 1 12/2 6 टर्म आएगी और यहां से 7 आंसर आएगा, तो छठी और सातवीं टर्म इसकी मिडिल टर्म कहलाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज, इसकी मिडिल टर्म बतानी है। इसमें पावर को एनालाइज करें, क्या है, इवन या ऑड। आप देखिए पावर इवन है, इवन है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है कि जो भी पावर हो उसको 2 पे डिवाइड कीजिए, उसमें 1 प्लस कर दें। ऐसा करने से हमें पता चला कि n + 1 टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी अगली प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ये प्रॉपर्टी भी बायनोमियल कोएफिशिएंट से रेलेवेंट है और यहां वो कहता है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। यानी आपने बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, आपके पास सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए। अब कौन सा बायनोमियल कोएफिशिएंट आपको सबसे बड़ी वैल्यू देगा, ये सॉल्व किए बगैर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं यूजिंग दिस अप्रोच। वो कहता है कि अगर आपकी पावर जो इंडेक्स है वो इवन हो तो ये कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, और अगर वो ऑड हो तो इन दोनों में से कोई एक ग्रेटेस्ट होगा। आप दोनों वैल्यूड करेंगे और उनमें से जो बड़ा होगा वो आपका आंसर आएगा। एक एग्जांपल में देखिए, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब अगर हमने ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो पावर को एनालाइज करना है। पावर इवन है, इवन है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। यहाँ 10 पुट कर दीजिए, 10 और यहाँ 5 आया, इसका मतलब है 10C5 ग्रेटेस्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, पास्कल ट्रायंगल में हम नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रायंगल जनरेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रायंगल एक्सटेंड करेंगे यूजिंग 1 और इसके दरमियान में इसका सम लिख दिया जाएगा। अब अगली रो के लिए फिर एक्सटेंशन करेंगे 1 के साथ, 1 और 2 का सम इसके दरमियान में लिखिए, 2 और 1 का सम भी इसके दरमियान में लिखिए। फिर अगली रो दोबारा हम 1 के एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे। 1 + 3 4 आता है, 3 + 3 6 आता है और 3 + 1 4, और एक और एक्सटेंशन करते हैं 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10 और 5 और 1, और इस तरह से हमारे पास एक्सटेंशन होती जाएगी। स्टूडेंट्स, ये पास्कल ट्रायंगल में हमें पता ये चलता है कि जब भी हम किसी बायनोमियल को किसी पावर के साथ एक्सपेंड करते हैं तो उसके बायनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे a + b⁻4 को एक्सपेंड करना है तो हम इसके कोएफिशिएंट्स बनाते हैं 4c0, 4c1, 4c2। यहां हमें डायरेक्ट उन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है। 4c0 1 होता है, 4c1 4 होता है, 4c2 4c3 और 4c4, तो हम डायरेक्ट इसकी मदद से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा a + b² a + b³ के फॉर्मूला तो हमें याद हैं, लेकिन अगर मुझे a + b⁻4 का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है तो मैं डायरेक्ट यहां से कोएफिशिएंट्स ट्रेस करूंगा। मैं इसको लिखूंगा a⁻4, उसके बाद a की पावर कम होती जाएगी और फिर b की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, और b और ये वाला कोएफिशिएंट आप इसके साथ ट्रेस कर देंगे 4। अगला कोएफिशिएंट 6 आ रहा है, अब आप a की पावर एक और कम कर दें और b की पावर बढ़ा दें। अगला कोएफिशिएंट 4 आ रहा है और उसके बाद a की एक और पावर कम करें, b की एक पावर और बढ़ा दें, और लास्ट कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, वहां a की पावर कम होती हुई 0 हो चुकी होगी और b की मैक्सिमम पावर होगी। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल बनाने के बाद डायरेक्टली हम पावर 4 या पावर 5 के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने क्लेम किया था कि अगर पावर 5 हो तो तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2⁵ 32 आता है। तो ये देखें, ये अगर तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं तो चेक करते हैं कि इसका सम 32 आता है कि नहीं आता। 5 और 5 10 और ये 2 10 ऐड होकर 30 और ये 2, तो आपने देखा कि इसका सम जो है वो 32 आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके इवन और ऑड कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा। ये देखें, 1 + 10 11, 11 + 5 16,
और यहाँ पर देखें 5 + 10 15, 15 + 1 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2n, इवन और ऑड का सम 2n-1 से फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन यहाँ खत्म होती है। आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। आज हमने ये सीखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और साथ साथ हमने पढ़ा कि बायनोमियल थ्योरम क्या है और इसकी एक्सपेंशन में जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी टर्म्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसकी जनरल टर्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर टर्म के आंसर्स को अप्रोच करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद इसके टेस्ट की डिस्कशन में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।